Ladies and gentlemen, well, may we say, God save the Queen because nothing will save the Governor General. क्या अर्थ हुआ इसका? देवियों और सज्जनों, हम शायद गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर क्वीन की रक्षा करे, रानी की रक्षा करे, ये कह सकते हैं। गवर्नर जनरल की रक्षा करे ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। आप कहेंगे चलो ये दुनियादारी है, दुनिया की खबरें बताते हो, लेकिन बिना किसी भूमिका के एकदम से रानी और गवर्नर जनरल की बात क्यों करने लगे? इसलिए क्योंकि आज हम आपको जिस देश के इतिहास से, और इतिहास से भी ज़्यादा राजनीतिक इतिहास से, जिस देश के चुनाव से परिचित कराने जा रहे हैं, उससे आपका एक पुराना कनेक्शन है। हमने अपनी स्मृतियों में भारत के जो सबसे रोमांचक क्रिकेट मुकाबले देखने शुरू किए, पाकिस्तान से इतर, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ थे। हमने सचिन तेंदुलकर नाम के शाहकार को उभरते देखा जब पर्थ की उछलती हुई पिच पर, तेज पिच पर सचिन ने शतक मारा। ये ऑस्ट्रेलिया लगातार हमारी सुर्खियों में, हमारे संदर्भों में आता रहता है। कभी वहाँ पर लगी भयानक आग के चलते, कभी वहाँ पर बसे बड़ी संख्या में भारतीयों के चलते। तो आज इसी ऑस्ट्रेलिया पर नए सिरे से नज़र डालेंगे, और आपको भी नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि चीन को घेरने की हम भारतीयों की जो कोशिश है, और ज़रूरी कोशिश है, जिसमें सागर का इलाका शामिल है, जिसमें गठजोड़ शामिल हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा साझेदार हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सामरिक या राजनयिक विजय के तौर पर भी व्याख्यायित किया गया। तो हमने आपको इंडिया का कंटेक्स्ट दे दिया, रेफरेंस दे दिया, ताकि आपके भीतर का कौतूहल, आपकी दिलचस्पी पैदा हो जाए। अब हम आज आपको तसल्ली से थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताएंगे, और फिर बताएंगे कि वहाँ पर जो जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनाव सामान्य भाषा में होने वाले हैं, वहाँ कौन ताल ठोक रहा है, कौन जीतने और हारने वाला है, और उनकी दावेदारियों से क्या असर पड़ेगा। पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? जो हमने अंग्रेजी में लेडीज़ एंड जेंटलमैन कहा था, उस वाले बयान से। ये क्या चक्कर है गवर्नर जनरल और रानी का? दरअसल मिनटों पहले पद से बर्खास्त हुए ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के प्रधानमंत्री गॉग विटलेम प्रेस के सामने गवर्नर जनरल सर जॉन केर को चुनौती दे रहे थे। ये 1975 का साल था। 11 नवंबर के रोज ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक प्रहसन खेला जा रहा था। क्या था ये? गवर्नर जनरल ने लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री विटलेम और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। विटलेम की पार्टी के पास संसद के ऊपरी सदन सेनेट में, यानी उनकी राज्यसभा में, बहुमत नहीं था। सेनेट उनके बिल अटका देती थी। विटलेम गवर्नर जनरल के पास गए मसला सुलझाने के लिए, पर लौटे तो उनकी ही कुर्सी छीन ली गई, और उनकी जगह विपक्षी लिबरल पार्टी के जॉन मैल्कम फ्रेजर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस एपिसोड ने ऑस्ट्रेलिया में कई बड़ी राजनीतिक बहसों को जन्म दिया। मसलन, क्या गवर्नर जनरल संसद के सदनों के आपसी झगड़े में हस्तक्षेप कर सकते हैं? गवर्नर जनरल मतलब राष्ट्रपति टाइप, पर जैसे हमारे देश में होता है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होता है और उसे हमारी व्यवस्था के तहत चुना जाता है। वहां पर ऐसा नहीं था, अभी आगे पता चलेगा आपको। अगला सवाल ऑस्ट्रेलिया में पूछा जा रहा था कि गवर्नर जनरल के अधिकारों की सीमा कहां तक है, और फिर यह भी कि क्या ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटिश क्राउन को तज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब ये ब्रिटिश क्राउन कहां से आ गया? दरअसल ऑस्ट्रेलिया पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन उन्हें स्वशासन का अधिकार 1930 के दशक में मिल गया, पर उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहना चुना। मतलब सरकार हम अपनी चलाएंगे, लेकिन प्रतीकात्मक मुखिया ब्रिटिश क्राउन बना रहे। कभी राजा होते थे, फिलहाल रानी एलिजाबेथ हैं। अब क्राउन खुद से तो हर जगह जा नहीं सकता था, इसलिए क्राउन ने अपना एक एजेंट नियुक्त किया, और इसी को कहा गया गवर्नर जनरल। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति ब्रिटिश क्राउन का प्रवक्ता होता है, यानी क्राउन की इच्छा और प्रधानमंत्री की सलाह से फैसले लेता है। लेकिन 1975 में गॉग के मामले में इन दोनों परंपराओं को ताक पर रख दिया गया, और इसीलिए गवर्नर जनरल के पद की उपयोगिता को लेकर सवाल उठे। पर पद बरकरार रहा, आज भी है। हालांकि इसके बाद कभी किसी गवर्नर जनरल ने वो घटना नहीं दोहराई। तो आज हम दुनियादारी में जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का शासन तंत्र कैसे काम करता है,
वहाँ पर प्रधानमंत्री के चुनाव का प्रोसेस क्या होता है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, और सबसे अहम बात, जो मई 2022 में चुनाव होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें दावेदार कौन है और नतीजों पर किस तरह की संभावना जताई जा रही है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ये सारी जानकारी पाएंगे लल्लन टॉप के अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े रोजाना के कार्यक्रम दुनियादारी में। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी सूचना, हमारे इस एपिसोड के स्पॉन्सर हैं ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म कुकू FM, जहां पर अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो 50% की छूट मिलेगी। LT50 कोड डालना पड़ेगा पहले 500 यूजर्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में बाकी जानकारी। सूचना समाप्त, शो पर वापसी। बात ऑस्ट्रेलिया के संसदीय चुनाव की। अब देखो, नेतागिरी बतियाएंगे पर पहले ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी समझ लें। ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के नजरिए से, पर आबादी 2.5 करोड़ है। इतिहास की बात करें तो ये ब्रिटिश कॉलोनी रहा और फिर डोमिनियन स्टेट भी रहा और अभी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। हेड ऑफ द स्टेट की शक्ति ब्रिटिश क्राउन में निहित है, जैसा पहले बताया। ऑस्ट्रेलिया पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो विजेता रहे थे गुट, उनका हिस्सा रहा है। प्रशांत महासागर, जिसे अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन कहते हैं, इसमें चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों का सबसे अहम पार्टनर है। हालिया वक्त में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच तकरार बढ़ी भी है। ऑस्ट्रेलिया ने यूके और अमेरिका के साथ ऑकस डील की, जिसके तहत उसे परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली पनडुब्बी मिलेंगी। अप्रैल 2022 में फिर चीन ने ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में सोलोमन आइलैंड्स हैं, जिनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर लिया। चीन इलाके में अपना असर बढ़ा रहा है और इसने ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी चिंतित किया है। तो ऐसे में जो नया निजाम आएगा, जो नया प्रधानमंत्री आएगा, उसे चीन से निपटना होगा। कोरोना के बाद की अर्थव्यवस्था और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां भी उसे विरासत में मिलेंगी। और आज ऑस्ट्रेलिया की चर्चा क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 21 मई 2022 को संसदीय चुनाव होने हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कार्यकाल पूरा होने से पहले नया प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा। अब थोड़ा यहाँ की व्यवस्था समझिए नेतागिरी की। यहाँ की संसद के 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को कहा जाता है सेनेट। इसमें 76 सदस्य होते हैं, 76। ये सेनेट के मेंबर 6 स्टेट और 2 टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो निचला सदन है, यानी उनकी लोकसभा, इसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें 151 मेंबर होते हैं। इस सदन के सदस्य इलेक्टोरल डिवीजन के प्रतिनिधि होते हैं। हर इलेक्टोरल डिवीजन में लगभग बराबर वोटर होते हैं। प्रधानमंत्री इस निचले सदन के बहुमत से चुना जाता है और बहुमत के लिए कम से कम आधा यानी 76 सीटों की दरकार होती है। आम स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में हर 3 साल पर संसदीय चुनाव कराया जाता है। आम स्थिति का मतलब कि बीच में संसद भंग ना हुई हो या कोई और संकट ना आया हो। जैसे हमारे यहाँ 5 साल का कार्यकाल आम स्थिति में, ऑस्ट्रेलिया में 3 साल का कार्यकाल। 21 मई को होने वाले चुनाव में निचले सदन की पूरी 151 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा जो ऊपरी सदन है, उनकी सेनेट है, यानी उनकी जो राज्यसभा है, उसकी भी आधी सीटों के लिए वोटिंग होगी। अब राज्यसभा की आधी सीटें क्यों? क्योंकि जो सेनेट के मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 3 के बजाय 6 साल का होता है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हर 3 साल बाद आधे सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाए और फिर दूसरे चुनकर आ जाए। जनता दोनों सदनों के सदस्यों को चुनने के लिए एक साथ वोट डालती है। पर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो निचले सदन का नेता होगा। इसीलिए आज हमारा फोकस भी निचले सदन पर ज्यादा रहेगा। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है और उसकी शक्तियां क्या हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री निचले सदन में बहुमत दल के नेता होते हैं, जैसा पहले बताया। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार और कैबिनेट के मुखिया की भूमिका निभाते हैं। उनकी एक भूमिका गवर्नर जनरल को सलाह देने की भी है। गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। कार्यकाल पीएम का 3 बरस का, जैसे उनके सदन का कार्यकाल। यही अवधि निचले सदन की। अगर बहुमत दल ने समय से पहले बहुमत गंवाया तो पीएम को पहले भी पद से हटाया जा सकता है, यानी खेला बहुमत का है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रधानमंत्री की न्यूनतम उम्र को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि निचले सदन का सदस्य बनने के लिए 18 साल की उम्र जरूरी है। आमतौर पर निचले सदन के सांसद ही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, यानी 18 साल का कोई भी व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बन सकता है। और क्या योग्यता चाहिए? ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हो, इलेक्टोरल रोल में नाम हो, वोटिंग का अधिकार हो, नॉमिनेशन के वक्त किसी स्टेट या टेरिटरी के विधायी सदन का सदस्य ना हो, मतलब विधायक ना हो सांसदीय पर दावा ठोकने के लिए, और किसी अदालत द्वारा अयोग्य न ठहराए गए हों,
और ज़रूरी चीज़, आखिरी चीज़, मानसिक रूप से स्वस्थ हों। ये तो हुई चुनाव लड़ने की योग्यता। अब जानते हैं कि चुनाव में वोट कौन डाल सकता है, वोटर कौन कौन है। लगभग यही चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हो, वोटिंग वाले दिन उसकी उम्र 18 बरस या उससे ज़्यादा हो, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम दर्ज हो, किसी अदालत ने उसे अयोग्य न ठहराया हो और मानसिक रूप से वो दिवालिया ना हो। एक चीज़ और, 3 साल से ज़्यादा वक्त तक जेल में ना रहा हो। ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों में है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, बहुत गौर से सुनिएगा, और मैं चाहता हूं कि हमारे देश भारत में भी ये हो जाए और उसके लिए जो भी सहूलियतें हैं, जो भी तकनीकी हो, उसका भी इस्तेमाल हो। सुनिए क्या है ये बात। ऑस्ट्रेलिया उन चुनिंदा देशों में है जहां वोट डालना अनिवार्य है, कंपलसरी है। वोटिंग रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं कराने या वोट न डालने पर जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार की गलती के लिए 1500 रुपये तक और मैक्सिमम 15,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वोटिंग को अनिवार्य बनाने के पीछे भी एक कहानी है। 1922 में जब संसदीय चुनाव हुए तो सिर्फ 59% लोगों ने ही मतदान किया। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ने फिर कंपलसरी वोटिंग का नियम बनाया। 1924 में योग्य लोगों के लिए वोट अनिवार्य कर दिया गया। पहले 21 बरस की आयु सीमा थी जो इस नियम के दायरे में थे। 1974 में इस उम्र सीमा को घटाकर 18 साल कर दिया गया। यह नियम लाए जाने के बाद किसी भी संसदीय चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज 90% से कम नहीं हुआ है। वोटिंग कैसे होती है ये भी जान लीजिए। चुनाव कराने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन, उनका चुनाव आयोग ACE, इसके पास है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है। वोटिंग पोस्टल बैलेट के जरिए होती है। जनता सीधे PM नहीं चुनती, इसके बदले सांसदों का चुनाव किया जाता है। बहुमत का आंकड़ा 76, जो पार्टी या गठबंधन ये जादुई आंकड़ा छू ले वो अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। वोट कैसे डाला जाता है इसके भी तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति वोटिंग वाले दिन सेंटर पर नहीं जा सकता तो उसके लिए अर्ली वोटिंग की व्यवस्था है। देश भर में कई जगहों पर अर्ली वोटिंग सेंटर बनाए जाते हैं, वहां पर आप तय तारीख से पहले जाकर वोट डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई वोटर चुनाव वाले दिन देश से बाहर है तो क्या होगा? उसके लिए उस देश में जो ऑस्ट्रेलिया का दूतावास है या किसी पब्लिक प्लेस पर वोट डालने की व्यवस्था की जाती है। अगर फिर भी उपलब्ध ना हो तो उनके लिए पोस्टल वोटिंग की सुविधा है। वोटिंग सेंटर तक जो नहीं जा सकते उन्हें भी पोस्टल वोटिंग का विकल्प मिलता है। चुनाव आयोग वोटर्स के घर तक भी पहुंचता है। ACE की टीम सुदूर इलाकों में और रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स में भी पर्चा लेकर जाती है। मोबाइल पोलिंग पूरे चुनाव के दौरान चलती रहती है। इसके अलावा जो दृष्टिहीन हैं या कम देख पाने वाले लोग हैं उन्हें भी फ़ोन पर वोट डालने का विकल्प मिलता है। ऐसे लोगों के लिए डेडिकेटेड फ़ोन लाइन स्थापित की जाती हैं। और विजेता का चुनाव कैसे होता है? वोटर्स को एक पर्ची मिलती है, इसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं। नाम के आगे बक्सा बना होता है, बॉक्स। वोटर को बक्से में नंबर भरना होता है अपनी पसंद के आधार पर। ज़्यादा पसंद है पहला नंबर, कम पसंद है दूसरा नंबर। यह क्रम आखिरी कैंडिडेट तक चलता है। सबको आपको रैंकिंग देनी होती है। विजेता बनने के लिए किसी एक कैंडिडेट को 50% वोटों की दरकार होती है। अगर काउंटिंग के दौरान कोई कैंडिडेट की आंकड़ा पहली वरीयता के वोट से नहीं छू पाया तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में जिसे सबसे कम वोट मिले हैं जिस कैंडिडेट को, उसे रेस से बाहर कर दिया जाता है और उसको मिले वोट्स को बाकी कैंडिडेट्स में बांट दिया जाता है। अगर फिर भी 50% का आंकड़ा दूर रहे तो सेकंड लास्ट कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसके वोट्स भी बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट हासिल ना हो जाए। अब मौजूदा चुनाव की बात करते हैं। प्रक्रिया तो हमने और आपने समझ ली। पिछला चुनाव 3 साल के हिसाब से कब हुआ था? 2019 में। उस समय किसी भी ओपिनियन पोल ने स्कॉट मॉरिसन को दावेदार नहीं माना था। जब नतीजे आए तो जाहिर सी बात है सारे पोल पंडित ध्वस्त हो गए। मॉरिसन की पार्टी ने सहयोगियों के साथ बहुमत जुटा लिया था। वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्हें शुरुआत से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला मामला तो आया दिसंबर 2019 में, जब मॉरिसन परिवार के साथ छुट्टियां मनाने हवाई चले गए और उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा बुश फायर की चपेट में आ गया। संकट बढ़ने के बावजूद प्रधानमंत्री छुट्टियां बढ़ाते रहे। मॉरिसन को मार्केटिंग एक्सपर्ट माना जाता है, लेकिन उन्हें इस घटना के बाद भारी मुश्किल झेलनी पड़ी। बाद में उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी के लिए माफ़ी भी मांगी और ये एपिसोड आज भी उन्हें परेशान करता है। मॉरिसन रूढ़िवादी माने जाते हैं, समलैंगिक विवाह के खिलाफ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की समस्या को भी कमतर करके आंकने के लिए उनकी आलोचना होती रही है। इस बार के चुनाव में उनकी रेटिंग घटी है, लेकिन अभी भी उनकी लिबरल पार्टी जीत की दावेदारी पेश कर रही है। एक आंकड़ा और भी है, 2007 के बाद से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहा है। तो अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड और मौजूदा संकट के बावजूद मॉरिसन चुनाव जीत जाते हैं
तो ये एक नया रिकॉर्ड होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। स्कॉट मॉरिसन को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है उनकी लिबरल पार्टी को भी लेबर पार्टी से। तो एक लिबरल पार्टी है, एक लेबर पार्टी है। ओपिनियन पोल में लेबर पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बानीज पहली बार 1996 में सांसद बने थे, 11 साल तक विपक्ष में रहे। फिर केविन रड के कार्यकाल में कुछ महीनों तक डिप्टी पीएम की भूमिका भी उन्होंने निभाई। एंथनी अल्बानीज ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है और स्कूली दिनों से ही लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मुख्य मुकाबला मॉरिसन की लिबरल और एंथनी की लेबर पार्टी के बीच है। बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं जो गठबंधन में सहयोगी के तौर पर नजर आएंगी। जानकारों की माने तो नतीजे ओपिनियन पोल से इतर भी हो सकते हैं। आखिरी फैसला वोटिंग के एक हफ्ते बाद तक आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी और जब नतीजे आएंगे तो ये भी बताएंगे कि कौन सा नेता जो विजेता है वो खासतौर पर भारत के लिए कितना शुभचिंतक है, कितना बढ़िया है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी श्रीलंका से है। 9 मई से चल रही हिंसा के बाद पहली बार संसद का सत्र आज शुरू हुआ। 9 मई को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनके समर्थकों ने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया, हिंसा हुई, 9 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर 12 मई को राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने विपक्षी नेता रनिल विक्रमसिंघे को पीएम नियुक्त किया। विक्रमसिंघे 6वीं बार पीएम बने हैं। दिलचस्प है कि संसद में इस बार उनकी पार्टी के पास सिर्फ एक सीट थी। हमने दुनियादारी के पिछले एपिसोड में आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था, मास्टर क्लास में भी बताया था। अगर आप देखना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अभी नया अपडेट, संसद आहूत होने से एक दिन पहले विक्रमसिंघे ने देश को संबोधित किया। भाषण में जरूरी आंकड़े जनता के सामने रखे जो कि खौफनाक हैं। सुनिए, श्रीलंका के लिए अगले कुछ महीने मुश्किल भरे हैं। देश के पास सिर्फ एक दिन के इस्तेमाल लायक पेट्रोल बचा है। भारत से डीजल की खेप आ रही है। पेट्रोल की खरीद के लिए भी बात चल रही है। इसके अलावा नवंबर 2019 में जो विदेशी मुद्रा भंडार 50,000 करोड़ से ज्यादा का था वो फिलहाल लगभग खाली हो चुका है। ईंधन की कमी के चलते दिन में 15-15 घंटे तक का पावर कट हो सकता है। दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी भारी कमी है। 7,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है और रास्ता तलाशा जा रहा है, पर रास्ता आसान नहीं है। विक्रमसिंघे ने सच्चाई तो बयां कर दी जो महिंदा राजपक्षे की सरकार नहीं कर रही थी और जिसके चलते जनता का ये हाल हुआ। पर क्या विक्रमसिंघे उम्मीद दे पा रहे हैं? इसमें मुश्किल है। एक तो वक्त की कमी है, दूसरा अपनी कैबिनेट में उन्होंने अभी तक 4 मंत्रियों को नियुक्त किया है और चारों राजपक्षे परिवार के करीबी हैं, जबकि प्रदर्शनकारी राजपक्षे परिवार का सत्ता से खात्मा चाहते हैं। विक्रमसिंघे के सामने आर्थिक संकट है और दोनों पक्षों को साधने की चुनौती भी है। आज की दूसरी और आखिरी सुर्खी अमेरिका से। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। ये सैनिक आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ चल रही लड़ाई में सोमालियन आर्मी की मदद करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, पर सीधी लड़ाई में उतरने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा बाइडेन ने अल शबाब की कई टॉप लीडर्स को टारगेट करने का प्रपोजल भी मंजूर कर दिया है। सोमालिया में 17 महीने बाद अमेरिका की वापसी हो रही है। जनवरी 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी से उतरने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने सोमालिया से अमेरिकी सैनिकों को निकालने का आदेश जारी कर दिया था और इसके बाद से देश में अल शबाब का कहर बढ़ा है। उसने सोमालिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ईस्ट अफ्रीका में अमेरिकी नागरिकों पर हमले भी बढ़ रहे थे। ये सारी चीज़ें अमेरिका के हितों के खिलाफ जा रही थी। सोमालिया की हिस्ट्री भी थोड़ी जान लीजिए। सोमालिया 1991 से सिविल वॉर का सामना कर रहा है। 1991 से क्यों? 1991 में वॉरलॉर्ड्स ने तानाशाह राष्ट्रपति सियाद बा का तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद शांति की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वॉरलॉर्ड्स आपस में ही लड़ने लगे। फिर देश में अकाल फैला। 1992 में अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग मिशन पर सोमालिया भेजा। इस मिशन का काम राशन का बंटवारा सुनिश्चित करना था, पर जल्द ही ये सैन्य कार्रवाई में बदल गया और इसी क्रम में अक्टूबर 1993 में मोगादिशु में एक बड़ी मुठभेड़ हुई। उग्रवादियों ने 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया, जिसमें 18 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 84 घायल हुए। इस घटना को बैटल ऑफ मोगादिशु या ब्लैक हॉक डाउन के नाम से जाना जाता है। इस पर एक चर्चित फिल्म भी बनी है, किताब भी लिखी गई है। इसे यूएस आर्मी के सबसे असफल ऑपरेशंस में से एक माना जाता है। कई सवाल उठे इस पर और आखिरकार 1994 में बिल क्लिंटन ने अपने सैनिकों को सोमालिया से वापस बुला लिया। इसके बाद 2007 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आदेश पर यूएस आर्मी को गठबंधन सेना का हिस्सा बनाकर भेजा गया। इसका काम सोमालिया में शांति लाना था, पर प्रयासों के बावजूद कोई खास सफलता नहीं मिली। भुखमरी और आतंकवाद की समस्या जस की तस बनी है। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक। आखिरी में बारी कविता की। आज हम आपके लिए जर्मन कवि बर्तोल्ट ब्रेख्त की कविता लाए हैं, जिसका शीर्षक है जनता की रोटी।
मूल जर्मन से इसका हिंदी में अनुवाद किया है मोहन थपलियाल ने। सुनिए। इंसाफ जनता की रोटी है, वो कभी काफ़ी है कभी नाकाफ़ी, कभी स्वादिष्ट है तो कभी बेस्वाद। जब रोटी दुर्लभ है तब चारों ओर भूख है, जब बेस्वाद है तब असंतोष। खराब इंसाफ को फेंक डालो, बगैर प्यार के जो सेंका गया हो और जो बिना ज्ञान के गूथा गया हो। भूरा पपड़ाया महकहीन इंसाफ, जो देर से मिले बासी है वो इंसाफ। यदि रोटी सुस्वादु और भरपेट है तो बाकी भोजन के बारे में माफ किया जा सकता है। कोई आदमी एक साथ तमाम चीजें नहीं छक सकता। इंसाफ की रोटी से पोषित ऐसा काम हासिल किया जा सकता है जिससे पर्याप्त मिलता है। जिस तरह रोटी की जरूरत रोज होती है, इंसाफ की जरूरत भी रोज होती है, बल्कि दिन में कई कई बार भी। सुबह से रात तक काम पर मौज लेते हुए काम, जो कि एक तरह का उल्लास है। दुख के दिन और सुख के दिनों में भी लोगों को चाहिए रोज बरोज भरपूर पौष्टिक इंसाफ की रोटी। इंसाफ की रोटी जब इतनी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों कौन उसे पकाएगा? दूसरी रोटी कौन पकाता है? दूसरी रोटी की तरह इंसाफ की रोटी भी जनता के हाथों ही पकनी चाहिए, भरपेट, पौष्टिक और रोज बरोज। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।